Fifth chapter, coal and petroleum. Coal and petroleum मॉडर्न लाइफस्टाइल को चलाने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इनके बिना न इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ कर पाते हैं और न ही हम कोई वो नहीं सकते हैं, क्योंकि पेट्रोलियम जिसको हम क्रूड कहते हैं, क्रूड ऑयल, ओके, वी यूज़ वेरियस मटेरियल्स फॉर आवर बेसिक नीड्स। हमारी बेसिक ज़रूरतों के लिए हम तरह तरह के मटेरियल्स का उपयोग करते हैं। सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स। से कुछ जो हमें नेचर में से मिलती है और कुछ ह्यूमन ने अपनी एफर्ट्स से, अपनी मेहनत से बनाई हुई है। जैसे यहाँ पर आप एक्टिविटी देख सकते हो 5.1 में, जो डेली मटेरियल्स आप यूज़ करते हो उन्हें क्लासीफाई करने के लिए कहा गया है कि जो मटेरियल्स आप यूज़ करते हो अपने घर पे, उनमें कुछ नेचुरल होगी और कुछ मैन मेड होगी, जो मैन ने बनाई है। नेचुरल में वाटर है, ठीक है। मैन मेड में कोई भी चीज़ें बनी बनावटी, चेयर है, टेबल है। डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स? सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। इस लिस्ट में आप एयर, वाटर, सॉइल और मिनरल्स का नेचुरल में रख सकते हो, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो नेचर से पाई जाती है। इसे हम कहते हैं दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेस। See here the person asking, here the one small boy, can we use all our natural resources forever? क्या हम हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को फॉरएवर, हमेशा के लिए यूज़ कर सकते हैं? यस, हम यूज़ कर सकते हैं, बट पॉल्यूट नहीं करने चाहिए इन्हें। कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़? क्या हवा, पानी, मिट्टी ख़त्म हो जाएंगे ह्यूमन की एक्टिविटीज़ से? यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन अबाउट वाटर इन क्लास 7। इज़ वाटर अ लिमिटलेस रिसोर्स? क्या वाटर जो है वो लिमिटलेस रिसोर्स है? वाटर है, काफ़ी है, बट जो पोर्टेबल वाटर है, पोर्टेबल यानी जो पीने लायक पानी है, उसकी क्वांटिटी काफ़ी कम है। तो इसीलिए हमें पानी को पॉल्यूट नहीं करना चाहिए। इन द लाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर, natural resources can be broadly classified into two kinds. अगर हम यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी के बारे में ध्यान दें, तो नेचुरल रिसोर्सेज ब्रॉडली दो हिस्सों में बटी गई है, टू काइंड्स की है। एक होती है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, जो कभी ख़त्म ना हो, सदा के लिए हो। These resources are present in unlimited quantity in nature. ये resources nature में unlimited है and are not likely to be exhausted by human activities. और human activities से इन resources को कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ख़त्म होने वाली कभी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल्स हैं सनलाइट एंड एयर, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। ये इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है, कुदरत के द्वारा पाए हुए रिसोर्सेज। सेकंड है, अगर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड। इनकी क्वांटिटी लिमिटेड है रिसोर्सेज की, एग्जॉस्टिबल जो ख़त्म होने वाली है। दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। इन रिसोर्सेज को ह्यूमन के द्वारा
एग्जॉस्ट हो सकते हैं, ये ख़त्म हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल्स ऑफ दिस रिसोर्सेज हम फॉरेस्ट है, दिन ब दिन ह्यूमन एक्टिविटी कर रहे हैं, फॉरेस्ट को काटे जा रहे हैं, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को शूट आउट किया जा रहा है, पोचिंग करते हैं, इलीगल किलिंग, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा, ये सभी तरह की जो है ये नेचुरल रिसोर्सेज ये एग्जॉस्टिबल है। एग्जॉस्टिबल जो इन नियर फ्यूचर में ये ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। वाइल्ड लाइफ भी है, मिनरल्स भी हैं, कोल है, पेट्रोल, ये लिमिटेड है, इनकी क्वांटिटी है। एक्टिविटी 5.2, टेक सम कंटेनर्स, फिल देम विथ पॉपकॉर्न, पीनट्स, रोस्टेड ग्राम्स, टॉफ़ीज़। एक आप कुछ कंटेनर्स लो, उनमें आप पॉपकॉर्न, पीनट्स, रोस्टेड ग्राम्स, टॉफ़ीज़ को भर दो। डिवाइड स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप्स ऑफ 7 ईच, 7 ग्रुप्स में इसको डिवाइड। फर्दर डिवाइड ईच ग्रुप इनटू 3 सब ग्रुप्स, फर्दर उनके नीचे और 3 सब ग्रुप्स में डिवाइड कर लो। 1, 2 and 4 स्टूडेंट्स, लेबल देम एज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जनरेशन रेस्पेक्टिवली, उन्हें आप लेबल करो। दीज सब ग्रुप्स रिप्रेजेंट्स द कंज्यूमर्स, ये जो सब ग्रुप है वो आपको रिप्रेजेंट करेंगे, वो कंज्यूमर्स है जो इन्हें इस्तेमाल करेंगे। एज पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, सेकंड एंड थर्ड जनरेशन हैव लार्जर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। पॉपुलेशन हमें पता है बढ़ती जा रही है, तो सेकंड एंड थर्ड जनरेशन है उनके पास लार्जर नंबर ऑफ पीपल्स है, कंज्यूमर्स ज़्यादा है चीज़ों को उपयोग करने के लिए। पुट 1 फुल कंटेनर फॉर ईच ग्रुप ऑन अ टेबल, एक फुल कंटेनर अभी आप भर दो, टेबल पे रख दो। आस्क कंज्यूमर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन फ्रॉम ईच ग्रुप, फर्स्ट जनरेशन के कंज्यूमर्स को आप कहो कंज्यूम करो इन ईटेबल्स को फ्रॉम देयर कंटेनर ऑफ देयर ग्रुप्स, अपने ग्रुप्स के कंटेनर में से। नाउ आस्क द सेकंड जनरेशन कंज्यूमर्स ऑफ ईच ग्रुप टू डू द सेम, सेकंड जनरेशन को भी आप कहो कंज्यूम करे आइटम्स को। आस्क स्टूडेंट्स टू ऑब्जर्व केयरफुली द अवेलेबिलिटी ऑफ ईटेबल्स इन ईच कंटेनर, हर कंटेनर में अवेलेबिलिटी देखो कितनी है। इन सम थिंग्स इज लेफ्ट इन द कंटेनर, इन सम किस में आप देखोगे कुछ चीज़ें बची हुई होगी कंटेनर्स में। आस्क थर्ड जनरेशन फ्रॉम ईच ग्रुप टू कंज्यूम इट, थर्ड जनरेशन को उसको बोलो कि इसको कंज्यूम करें। नाउ फाइनली ऑब्जर्व वेदर ऑल द कंज्यूमर्स ऑफ थर्ड जनरेशन गॉट द ईटेबल्स और नॉट, क्या थर्ड जनरेशन के जो कंज्यूमर्स है क्या उनको सब ईटेबल्स मिलेंगे या नहीं। ऑल्सो ये आप देखो, ऑल्सो इफ एनीथिंग इज लेफ्ट इन एनी ऑफ द कंटेनर, ऑल्सो अगर कुछ पड़ा बचा होगा तो ही उन्हें मिलेगा थर्ड जनरेशन वाले को। तो सिंपल सी बात है। सी assume that the eatables in the container represent the total availability of an exhaustible natural resources। यहाँ जो कंटेनर का एग्जांपल दिया है उस कंटेनर में जो ईटेबल्स है खाने की चीज़ें हैं वो टोटल नेचुरल रिसोर्सेज को बिलोंग किया हुआ है, जैसे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ये एग्जॉस्टिबल नेचुरल जो ख़त्म होने वाली है, जो भविष्य में ख़त्म हो जाएगी, एग्जॉस्ट हो जाएगी। ईच ग्रुप में हैव अ डिफरेंट कंजम्पशन पैटर्न, हर ग्रुप का उपयोग करने का जो पैटर्न है, कंजम्पशन करने का जो पैटर्न है अलग अलग होता है। आर द अर्लियर जनरेशन ऑफ एनी ग्रुप टू ग्रीडी, क्या पहले के जनरेशन जो थे वो क्या ज़्यादा लालची थे, ज़्यादा ग्रीडी थे, ज़्यादा उपयोग लेते थे। इट मे बी डेट द अर्लियर जनरेशन in some groups were concerned that the coming generation and the left something for them। तो अर्लियर जनरेशन के जो ग्रुप्स थे वो बहुत ही कंसर्न थे, चिंतित थे, किनके बारे में,
आने वाली नई जनरेशन के बारे में, कमिंग जनरेशन्स के बारे में। एंड लेफ्ट समथिंग फॉर देम, इसीलिए पहले के जनरेशन जो थी उन्होंने कुछ न कुछ छोड़ दिया है आने वाले नए जनरेशन के लिए, कमिंग जनरेशन के लिए। In this chapter, we will learn about some exhaustible natural resources. Exhaustible, खत्म होने वाली, जो मैं बार बार बता रहा हूँ, coal, petroleum and natural gas. These were formed from the dead remains of living organisms. ये जो पेट्रोलियम है, कोल है या नेचुरल गैस है, ये मरे हुए एनिमल्स एंड प्लांट्स में से बने हुए हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो हज़ारों साल पहले मर चुके हैं, ज़मीन के अंदर बरीड हो चुके हैं। सो दीस आर ऑल्सो नोन एज फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं हम इसे, इन्हें फॉसिल फ्यूल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि लिविंग बींग्स में से ही ये कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस बना हुआ है। लेकिन ये लिविंग बींग्स कई हज़ारों साल पहले डेड हो गए और ज़मीन के अंदर बरीड हो गए, ज़मीन के अंदर बरीड हो गए, इसीलिए वो अभी काफ़ी टाइम हो गया एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू फॉसिल फ्यूल्स। तो 5.1 हम इनमें से एक फॉसिल फ्यूल नाम है कोल, उसके बारे में यहाँ स्टडी करते हैं। यू मे हैव सीन कोल और हर्ड अबाउट इट। फिगर 5.1 में देखो कोल का फिगर दिया हुआ है। आपने कोल को देखा होगा या उसके बारे में सुना होगा, आई होप सबने देखा ही होगा। इट इज़ एज हार्ड एज अ स्टोन, ये पत्थर की तरह हार्ड होता है। एंड इज़ ब्लैक इन कलर, और ब्लैक कलर में होता है, काले कलर में होता है कोल। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक फूड। कोल एक ऐसा फ्यूल है जिसके द्वारा खाना पकाने के लिए मदद मिलती है, उसमें से हीट जनरेट होती है, उसको जला के बर्न करके फूड कुक किया जाता है। तो फूड कुक करने में इसका इस्तेमाल सदियों से चलता आ रहा है। अर्लियर इट वॉज यूज इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। पहले कोल का रेलवे इंजन को चलाने के लिए यूज़ किया जाता था, स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए, इंजन को चलाने के लिए। इट इज़ ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। मैंने आपको पहले ही कहा चैप्टर की, कोल का उपयोग थर्मल पावर प्लांट्स में यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए। कोल इज़ ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। कोल का कई इंडस्ट्रीज़ में फ्यूल के तौर पे भी यूज़ होता है। अब यहाँ हम स्टोरी पढ़ लेते हैं, कोल की स्टोरी क्या है, हिस्ट्री क्या है कोल की। पहली यहाँ पूछ रही है, वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इज़ इट फॉर्म। हमें कोल कहाँ से मिला है और कैसे ये बना है। सो लेट्स सी। अबाउट 300 million years ago, the earth had dense forest in low-lying wetland areas. करीबन 300 मिलियन ईयर्स पहले अर्थ पे डेंस घने जंगल थे, लो लाइंग वेटलैंड एरियाज थी, नीचे की ज़मीनें थी, गीली ज़मीनें थी। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से, लाइक फ्लडिंग, पानी आ जाना, दिस फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल। तो ये जो जंगल थे वो पानी में ढह गए, पानी में भर गए, बरीड हो गए। एज मोर सॉइल डिपोजिट ओवर देम, तो इन के ऊपर जो जंगल थे जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा पानी फ्लडिंग होता गया, तो ये जंगल दबते गए, इनके ऊपर मिट्टी आती गई। एज मोर सॉइल डिपोजिटेड ओवर देम दे वेर कंप्रेस्ड, वो दबते गए। कंप्रेस का मतलब होता है दबना। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर। जैसे जैसे वो अंदर कंप्रेस्ड होते गए, डीपर एंड डीपर, अंदर उनका टेम्परेचर भी बढ़ता गया। प्लांट्स एंड सब बरीड हो गए, टेम्परेचर भी इंटरनली बढ़ गया इनसाइड द अर्थ।
अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ये बहुत ज़्यादा दबाव में और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड इनटू कोल। तो ये जो मरे हुए प्लांट्स जो बरीड हो गए वो धीमे धीमे कोल में परिवर्तन होके गए, ठीक है, कोल में बदल गए। एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, कोल में ज़्यादा जो कंटेन है वो है कार्बन, ब्लैक कलर है। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। ये जो धीमी गति का जो प्रोसेस है मरे हुए वेजिटेशन में से, डेड वेजिटेशन में से कोल की प्रोसेस होना, कोल बनना, इस बनने के प्रोसेस को कार्बोनाइजेशन कहते हैं। सिंस इट वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स, पहले से ये जो है रिमेन्स में से बना हुआ है, मतलब वेजिटेशन, ठीक है, वेजिटेशन का रिमेन्स में से बना हुआ है। कोल इज ऑल्सो कॉल्ड फॉसिल फ्यूल, इसीलिए कोल को हम फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं। अ कोल माइन इज शोन इन फिगर 5.2 में, आप देखिए कोल माइन बताया है। See this coal mine. When heated in air, coal burns and produce mainly कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब अगर आप कोल को एयर में हीट करते हो तो कोल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा करता है, प्रोड्यूस करता है। कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोक, कोल तार एंड कोल गैस। कोल को इंडस्ट्रीज़ में प्रोसेस किया जाता है जिससे वो यूज़फुल प्रोडक्ट्स उसमें से मिलते हैं। कोक, एक कोक बनता है, कोक पीने वाला नहीं भाई, ये इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है फिर कोक का। कोल तार डांबर जिसको हम बोलते हैं, वो रोड बनाने के लिए यूज़ होता है, वो मिलता है उसमें से। कोल गैस जो गैस के तौर पे यूज़ होती है। लेट्स रीड अबाउट, हम एक एक इसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज कोक। इट इज़ अ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। ये मजबूत हैं, पोरस हैं, पोरस मतलब जिसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं वो हैं, और ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस है। इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ये एक प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है कोक। कोक इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। कोक का स्टील को बनाने में, स्टील की मैन्युफैक्चर करने में, और कई तरह के मेटल्स को निकालने में, एक्सट्रैक्शन करने में उपयोग होता है कोक का, उन इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। नेक्स्ट टॉपिक, कोल तार। इट इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड, ये गाढ़ा, ब्लैक कलर का बहुत ही गाढ़ा लिक्विड होता है। एन अनप्लीजेंट स्मेल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है इसकी। आपने देखा ही होगा जब रोड्स बनते हैं तो कैसी स्मेल आती है, स्ट्रॉन्ग, अनप्लीजेंट, नहीं, अच्छी नहीं लगती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस, ये 200 सब्सटेंस का मिक्सचर होता है कोल तार। प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार आर यूज्ड एज starting materials for manufacturing various substances used in everyday life and in industry. Products कोल तार में से जो बनते हैं, मटेरियल्स जो मैन्युफैक्चरिंग सब्सटेंस को बनाने में जो मटेरियल्स यूज़ होते हैं, वहाँ से लेकर हर वो चीज़ ज़्यादातर एवरीडे लाइफ जो हम यूज़ करते हैं, एंड ऑल्सो इन इंडस्ट्री लाइक सिंथेटिक डाइस, बनावटी कलर्स, ड्रग्स, मेडिसिन्स, एक्सप्लोसिव्स बम वगैरह जो होते हैं वो, फायर क्रैकर्स, परफ्यूम्स बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल बनाने में,
रूफिंग मटेरियल्स, रूफ के तौर पे ऊपर छत, एक्सेट्रा. इंटरेस्टिंगली, naphthalene balls used to repel moths and other insects are also obtained from coal tar. naphthalene balls आते हैं जो कीड़े मकोड़ों को भगाने के लिए, वाइट कलर के गोल बॉल्स आते हैं. आपको पता होगा दिवाली के टाइम पे जब साफ़ सफाई करते हैं या ऐसे भी नॉर्मली, तो वो नैप्थालिन बॉल्स हम डाल देते हैं कोनों में ताकि मच्छर नहीं हो, इंसेक्ट्स नहीं हो. ठीक है, तो वो नैप्थालिन बॉल्स, तो उनको बनाने के लिए, टू रिपेल मॉथ्स, कीड़े मकोड़ों को भगाने के लिए, इंसेक्ट्स को भगाने के लिए कोल तार में, वो कोल तार में से बनते हैं वो बॉल्स, नैप्थालिन बॉल्स. दीज डेज बिटुमेन, पेट्रोलियम, these days bitumen, a petroleum product, is used in place of coal tar for metaling the roads. आज के दिनों में बिटुमेन पेट्रोलियम प्रोडक्ट है ये, जो यूज़ होता है कोल तार की जगह पे रोड बनाने के लिए. ठीक है, these days bitumen is used, it is also a petroleum product, इट्स यूज इन प्लेस ऑफ कोल तार, कोल तार की जगह पे उसका उपयोग किया जाता है. थर्ड, रोड बनाने के लिए. थर्ड इज कोल गैस. कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक. कोल गैस जो है वो ऑब्टेन होती है कोल के प्रोसेस से, टू गेट कोक. जब कोल में से कोक बनता है तो कोल गैस भी उसमें से पैदा होती है. It is used as a fuel in many industries. कई इंडस्ट्रीज में फ्यूल के तौर पे यूज़ होता है. Situated near the coal processing plants, जहाँ कोल का प्रोसेसिंग प्लांट होता है उसके बाजू में ही वो इंडस्ट्रीज होती है जहाँ ये कोल गैस वो लोग यूज़ करते हैं. तो इसके बाजू में ही आती है. ठीक है, प्रोसेसिंग यूनिट के बाजू में, कोल के प्रोसेसिंग यूनिट के बाजू में. यहाँ हमने एक लेफ़्ट किया, ये देख लेते हैं. कोल गैस वॉज यूज फॉर स्ट्रीट लाइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन इन 1810. 1810 में पहली बार कोल गैस का स्ट्रीट लाइटनिंग, मोहल्लों में लाइटनिंग जलाने के लिए यूज़ किया जाता था लंदन में 1810 में, एंड न्यूयॉर्क में 1820 में स्टार्ट किया गया था. नाउअडेज इट इज़ यूज एज अ सोर्स ऑफ हीट रादर देन लाइट. लेकिन आज की तारीख में जो कोल गैस है उसका हीट प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है बजाय लाइट के. पहले लाइट उत्पन्न करने के लिए इसका यूज़ किया जाता था, लेकिन आज की तारीख में इसको हम हीट जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं कोल गैस का. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज 5.2 petroleum. 5.2, you know that petrol is used as a fuel in light automobiles such as motorcycles, scooters and cars. आप जानते हो पेट्रोल इन सभी गाड़ियों में यूज़ होते हैं, कार्स में यूज़ होता है. हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक एंड ट्रैक्टर्स वो डीजल पे चलते हैं, रन ऑन डीजल. पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम. तो ये जो पेट्रोल और डीजल जो पदार्थ हैं वो पेट्रोलियम में से ऑब्टेन होते हैं. पेट्रोलियम में क्रूड ऑयल को कहते हैं जो ज़मीन में से निकलता है. द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम द पेट्रा का मतलब होता है रॉक, ओलियम का मतलब होता है ऑयल. इज माइंड एज इट इज़ माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर द अर्थ, क्योंकि ये पत्थरों के बीच में से बाहर निकाला जाता है इसलिए इसे पेट्रोलियम कहा जाता है. फिगर 5.4 में आप देख सकते हो नीचे की ओर. ठीक है, नेक्स्ट, डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड. आपको पता है किस तरह से पेट्रोलियम बना है. पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी. ये उन ऑर्गेनिज्म में से बना हुआ है जो समुद्र में रहते थे, ओशन सी में रहते थे. एज दीज ऑर्गेनिज्म डाइड, जैसे ही ऑर्गेनिज्म की मृत्यु हो जाती
थे, देयर बॉडीज सेटल एट द बॉटम ऑफ द सी, तो इनकी बॉडीज जो हैं सी के बॉटम में जाके सेटल हो जाती थी। एंड गॉड कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले, और धीमे धीमे उनकी डेड बॉडी के ऊपर रेत और मिट्टी कवर्ड होती गई। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, हजारों साल के बाद, एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की एब्सेंस की वजह से, एयर न होने की वजह से, एंड हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर की वजह से, काफ़ी ज़्यादा हीट एंड काफ़ी ज़्यादा दबाव की वजह से, ये जो मरे हुए डेड एनिमल्स जो सी में थे वो ट्रांसफॉर्म्ड हो गए द डेड ऑर्गेनिजम्स इनटू पेट्रोलियम, तो यही पेट्रोलियम बन गए बिकॉज ऑफ द हाई हीट एंड हाई टेम्परेचर, डेट मीन्स एंड हाई प्रेशर, इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में बदल गए। लुक एट फिगर 5.4, देखो आप फिर से देख सकते हो यहाँ पर फिगर पे, इट शोज़ द डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, उसमें ये बताया गया है कि नेचुरल गैस और पेट्रोलियम का डिपॉजिट है, ठीक है। पहले रॉक्स हैं, फिर गैस आ रहा है, उसके नीचे आप ऑयल है, उसके नीचे वाटर है, ठीक है। you see that the layer containing petroleum oil and gas is above that of water, आप यहाँ देख सकते हो जो ये लेयर है ऑयल की और गैस की, वो पानी के लेयर से ऊपर है, मतलब गैस पहले निकलती है, ऑयल बाद में, एंड बाद में पानी निकलता है जमीन, सॉरी, इसमें से। Why is it so, ऐसा क्यों? Recall that oil and gas are lighter than water, do not mix with it, ये आपको पता ही है कि गैस और ऑयल जो होती है वो लाइटर होती है, हल्के होते हैं पानी से, इसलिए वो कभी पानी में मिक्स नहीं होते, इसलिए वो अबाव द वाटर, पानी के ऊपर रहती है। द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल वॉज ड्रिल्ड इन पेनिसिल्वेनिया, यूएसए के सिटी पेनिसिल्वेनिया में पहली बार एक वेल खोदा गया था, ड्रिल्ड किया गया था इन 1859 में। 8 years लेटर, बाद में 8 साल बाद 1867 में ऑयल वॉज स्ट्रक एट मक्कुम इन आसाम में खोदा गया। इन इंडिया में ऑयल इज़ फाउंड इन आसाम में पहली बार मिला, गुजरात में है, मुंबई में, एंड मुंबई हाई सॉरी, एंड इन द रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा, और कृष्णा एंड गोदावरी के रिवर बेसिन्स में, यानी उनके नदी जहाँ से बहती है उनके ज़मीन के, यानी वो जो एरिया है जहाँ गोदावरी कृष्णा नदी बहती हैं उन एरियाज़ के ज़मीन के अंदर से मिलता है।